सिंगापुर की संपत्ति को समझने के लिए आपको इसकी गगनचुंबी इमारतों से आगे देखना होगा। इस राष्ट्र की सफलता राष्ट्र निर्माण को पूरी तरह से एक सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन समस्या के रूप में देखने और उसे अत्यधिक बाधाओं के बीच सुलझाने का सीधा परिणाम है। 1965 में इस द्वीप को मलेशिया महासंघ से बलपूर्वक बाहर कर दिया गया था। इस राज्य का जन्म एक विनाशकारी भू राजनीतिक संकट के बीच हुआ, जिसने इस क्षेत्र को अचानक और पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। स्थिति और भी बदतर थी क्योंकि यह द्वीप अब ब्रिटिश औपनिवेशिक सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं रह सकता था। जापानी ताकतों के हाथों इस किले के पतन ने शाही सुरक्षा के भ्रम को पहले ही तोड़ दिया था। बहुत बड़े और शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरे प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने उत्तर औपनिवेशिक रणनीतियों को त्याग दिया। घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के बजाय उनके प्रशासन ने एक कट्टर निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण मॉडल की ओर रुख किया। शुरुआती चुनौतियां और समाधान शून्य प्राकृतिक संसाधनों और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी स्वतंत्र सेना के बिना प्राकृतिक विकास असंभव था। अस्तित्व बनाए रखने के लिए सरकार को अपने समाज और अर्थव्यवस्था के हर पहलू को जमीनी स्तर से इंजीनियर करने की आवश्यकता थी। शुरुआती पैरामीटर विनाशकारी थे। शून्य प्राकृतिक संसाधन, शून्य घरेलू उपभोक्ता बाजार, शून्य स्वतंत्र सैन्य बल, गंभीर जातीय विभाजन, स्थानिक वास्तविकताएं भी उतनी ही क्रूर थीं। 1.8 मिलियन लोगों की आबादी न्यूयॉर्क शहर से भी छोटे एक दलदली भूभाग में फंसी हुई थी। उन नागरिकों में से 1/3 लोग बिना साफ पानी या स्वच्छता के मलिन बस्तियों में रहते थे, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 14% के अत्यधिक अस्थिर स्तर पर मंडरा रही थी। सिस्टम को ढहने से बचाने के लिए सरकार को एक ऐसा व्यापक आर्थिक और शहरी वातावरण तैयार करके इन भौतिक सीमाओं को व्यवस्थित रूप से दूर करना था, जो विदेशी पूंजी के लिए बिल्कुल अनूठा और आकर्षक हो। वैश्विक मध्यस्थता और आर्थिक नीतियां, जबकि 1960 के दशक में अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यापार बाधाएं खड़ी की, सिंगापुर विपरीत दिशा में चला गया। राज्य ने सक्रिय रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित किया। प्रारंभिक औद्योगिक नीति श्रम गहन विनिर्माण पर केंद्रित थी। विदेशी कारखानों को लाकर राज्य तेजी से बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार दे सकता था और आबादी के तकनीकी कौशल को अपग्रेड कर सकता था। सिंगापुर ने एक बड़े भौगोलिक मध्यस्थता ज्योग्राफिक आर्बिट्राज के अवसर की पहचान की। अमेरिकी बाजारों के बंद होने और यूरोप के खुलने के बीच वैश्विक व्यापारिक घंटों में एक महत्वपूर्ण अंतर को पहचानते हुए सिंगापुर ने खुद को दोनों को जोड़ने वाले वित्तीय पुल के रूप में स्थापित किया। इन कंपनियों को सुरक्षित करने के लिए राज्य ने व्यवस्थित रूप से कॉरपोरेट बाधाओं को दूर किया। उन्होंने मुनाफे पर 90% तक की भारी टैक्स छूट की पेशकश की, सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू किए, पश्चिमी अधिकारियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए अंग्रेजी को प्राथमिक कामकाजी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया। विदेशी पूंजी के इस बड़े प्रवाह को आकर्षित करने से आवश्यक वित्तीय आधार मिला। सिंगापुर के आगामी भौतिक और सामाजिक परिवर्तनों को पूरी तरह से वित्त पोषित करने के लिए यह आवश्यक राजस्व था, सामाजिक स्थिरता और आधारभूत संरचना। लेकिन विदेशी पूंजी सख्त स्थिरता की मांग करती है। अपने शुरुआती वर्षों में सिंगापुर जातीय हिंसा और लगातार मजदूर हड़तालों से ग्रस्त था। इन खतरों ने उन निवेशकों को दूर कर दिया जिनकी राज्य को सख्त जरूरत थी। घरेलू बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी उत्पन्न करने और कार्यबल को स्थिर करने के लिए सरकार ने केंद्रीय भविष्य निधि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का विस्तार किया। उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया कि कर्मचारी अपनी मासिक आय का कम से कम 20% बचाएं, जिससे राज्य की तरलता का एक विशाल पूल तैयार हुआ। राज्य ने इन अनिवार्य बचतों को आधुनिक अपार्टमेंट ब्लॉक बनाने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड में लगा दिया। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जातीय एकता नीति ने प्रत्येक ब्लॉक के भीतर राष्ट्रीय जनसांख्यिकी को दर्शाने के लिए नस्लीय कोटा अनिवार्य कर दिया। 75% चीनी, 15% मलय, 10% भारतीय नागरिकों को उनकी स्वयं की अनिवार्य बचत द्वारा वित्त पोषित 99 वर्षीय संपत्ति पट्टों लीसीज में बांधकर राज्य ने भौतिक रूप से जातीय बस्तियों को भंग कर दिया और वित्तीय रूप से प्रत्येक नागरिक की कुल संपत्ति को राष्ट्र के निरंतर अस्तित्व से जोड़ दिया। रसद और भौगोलिक लाभ शून्य घरेलू बाजार होने की बाधा को दूर करने के लिए सिंगापुर ने अपने भौगोलिक निर्देशांकों का फायदा उठाया। दुनिया के 30% समुद्री व्यापार के प्राथमिक चौक पॉइंट पर बैठकर सिंगापुर ने खुद को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में स्थापित किया। गुजरने वाले विशाल जहाज़ों के बेड़े को सेवा प्रदान करने के लिए देश ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े गैस स्टेशन में बदल दिया। शून्य घरेलू जीवाश्म ईंधन होने के बावजूद सिंगापुर ने एक ऐसा बंदरगाह बुनियादी ढांचा तैयार किया जो हर एक दिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने में सक्षम है।
इस रसद लॉजिस्टिकल प्रभुत्व को जानबूझकर आसमान में भी दोहराया गया। वैश्विक बाजारों के बीच जाने वाले उच्च मूल्य वाले यात्री लेओवर और एयर फ्रेट पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर विमानन बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग के भौतिक रसद और ईंधन आपूर्ति पर एकाधिकार करके एक छोटे से द्वीप ने सफलतापूर्वक एक स्थिर स्थान को अपार भू राजनीतिक लाभ में बदल दिया। भूमि सुधार और इंजीनियरिंग यह समझना दिलचस्प है कि रणनीतिकारों ने द्वीप के आकार की कठोर भौतिक बाधा को कैसे प्रबंधित किया। जैसे जैसे 580 वर्ग किलोमीटर के मूल द्वीप पर अर्थव्यवस्था के लिए जगह कम पड़ने लगी, राज्य ने दशकों के भूमि सुधार के माध्यम से अपनी तटरेखा का आक्रामक रूप से विस्तार किया। पश्चिमी और दक्षिणी तटरेखाओं की अप्राकृतिक ज्यामिति यह बताती है कि समुद्र के ऊपर पूरी तरह से नए औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र कहां बनाए गए हैं। वैश्विक रेत की कमी का सामना करते हुए वैज्ञानिकों ने नगरपालिका कचरे को 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक संरचनात्मक स्लैग बनाया जो कंक्रीट के साथ निर्बाध रूप से जुड़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने डीप टनल सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया। बड़े पैमाने पर अपशिष्ट और जल उपयोगिता बुनियादी ढांचे को समुद्र तल से 50 मीटर नीचे ले जाकर राज्य ने हजारों हेक्टेयर की प्रीमियम सतह वाली अचल संपत्ति को पुनः प्राप्त किया। ऊपर के शहर को पंगु बनाए बिना इन सुरंगों को नीचे उतारने के लिए इंजीनियरों ने वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग मशीन तैनात की। इन शाफ्टों के आधार पर विशाल टनल बोरिंग मशीनें लगातार जटिल भूमिगत भूविज्ञान को काटती हैं, जो नई भूमिगत धमनियों को बनाने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक कंक्रीट रिंग बिछाती है। कृत्रिम रूप से अपनी भौतिक सीमाओं का समुद्र में विस्तार करके और बुनियादी ढांचे को पृथ्वी के नीचे दफन करके सिंगापुर ने सिस्टम को ढहने दिए बिना अपनी मानव और पूंजी घनत्व को बढ़ाया। सैन्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, अत्यधिक संपत्ति उत्पन्न होने और स्थानिक सीमाओं को पार करने के साथ सिस्टम को एक अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ा, अपने से 45 गुना बड़े राष्ट्रों से घिरे एक अति धनवान केंद्र की रक्षा करना। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ली कुआन यू ने जहरीले झींगा पॉइजनस श्रिम्प सैन्य सिद्धांत की स्थापना की। रणनीति सीधी है, एक ऐसा सैन्य बल तैयार करें जो इसे निगलने का प्रयास करने वाले किसी भी बड़े शिकारी को गणितीय रूप से अस्वीकार्य दर्द देने में सक्षम हो। उन्नत हमलावर पनडुब्बियों और आने वाले F-35 लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ सिंगापुर की तकनीकी क्षमताएं उसके तत्काल पड़ोसियों की संयुक्त सेनाओं को भी मात देती हैं। सैन्यीकरण का यह स्तर उन विदेशी निवेशकों के मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास को सुरक्षित करता है जिनकी पूंजी पूरी राष्ट्रीय मशीन को चलाती है। आज सिस्टम में दो अंतिम कमजोरियां बनी हुई हैं। भोजन के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता, मलेशिया के साथ जल आयात संधि की 2061 में होने वाली समाप्ति। इन कमियों को दूर करने के लिए राज्य क्लोज्ड लूप आत्मनिर्भरता प्रोटोकॉल लागू कर रहा है। 30x30 पहल घरेलू खाद्य लचीलापन स्थापित करने के लिए स्वचालित वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग करती है, जबकि न्यू वाटर एनियो वाटर कार्यक्रम अपशिष्ट जल को रिसाइकल करता है ताकि विदेशी जल आयात की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। निष्कर्ष 6 दशकों में सटीक व्यापक आर्थिक नीति, आक्रामक सामाजिक संरचना और इंजीनियरिंग ने 1965 के संकटों को व्यवस्थित रूप से हल किया है। शांत औपनिवेशिक व्यापार चौकी पूरी तरह से एक हाइपर ऑप्टिमाइज्ड मशीन राज्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। सिंगापुर यह साबित करता है कि भूगोल नियति नहीं है, ये केवल प्रारंभिक मापदंडों का एक सेट है। ऐसे मापदंड जिन्हें सिस्टम इंजीनियरिंग के कठोर और भावुकता रहित अनुप्रयोग के माध्यम से पूरी तरह से फिर से लिखा जा सकता है।